कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। जिन लोगों का लेक्चर नंबर 1 स्किप हो गया है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लेना। आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 का लिंक दे रहूंगा मैं। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने हल्का सा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और देखना है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ना है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना है। बहुत सारी चीजें जो भी देखेंगे आप लोग देखते रहेंगे। सो देखो, ओम्स लॉ जो दिया था वो दिया था जॉर्ज साइमन ओम 1828 में। देखो साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, क्योंकि देखो आगे जाके यूनिट आने वाली है साइमन, तो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है साइमन। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला था, अगर किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल की फिजिकल कंडीशंस में चेंज ना करें और उसका टेम्परेचर फिक्स हो, मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड अगर उसकी फिजिकल कंडीशंस में हम चेंज ना करें, उस केस में उस कंडक्टर पे हम लोग जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। मतलब आप लोगों को पता है ना कि अगर रिवर है, रिवर में पानी कब तेज फ्लो करेगा, जब जितना ज्यादा हाइट होती जाएगी उतना तेजी से पानी फ्लो करेगा, नहीं करेगा। सेम जॉर्ज साइमन ओम ने बोला कि अगर किसी मटेरियल के टेम्परेचर और उसकी फिजिकल कंडीशंस में चेंज ना करें, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब चीजों में अगर चेंज ना करें, उस केस में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, करंट। मतलब जितना ज्यादा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे करंट उतना फ्लो करेगा। जितना ज्यादा हाइट बढ़ाएंगे, नदी में पानी उतना तेजी से फ्लो करता है ना, वाटर करंट बढ़ता है। सेम ऐसे ही V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कब, जब टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, उस केस में, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो इक्वल आएगा, और इसके बाद आएगा जो कांस्टेंट आता है यहाँ पर R आता है, तो V इक्वल टू कितना हो गया, R I। हियर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जो R है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दी किसका, कंडक्टर, ठीक है। तो R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। क्लियर हो गया। तो कह सकते हैं कि यहां से मेरे को कुछ चीजें पता चल गई कि कांस्टेंट टेम्परेचर में वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन सेम है और मैं करंट I एंड वोल्टेज V, इन दोनों के लिए अगर ग्राफ देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डेफिनेशन में, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। आया समझ में, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये है हम लोगों का ओम्स लॉ। क्लियर हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस बोला ना मैंने, जो ये R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको मैंने बोला रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट देखने से पहले एक काम करते हैं, पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी यूनिट की बात करेंगे। सो मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखेंगे। लेकिन आप लोग जो एक भी लेक्चर मिस मत करना, ये ध्यान रखना। अगर आप लोग एक भी लेक्चर मिस करेंगे तो धीरे धीरे टफ होते जाएगा। बड़े आसान तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो रेजिस्टेंस मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बताओ। देखो, अगर लोग बोलते हैं यार रेजिस्टेंस तो बेकार चीज है, बिल्कुल बेकार चीज नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं मार्केट से, जहां पे आप लोग रहते हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा रोडों में स्पीड ब्रेकर लगे रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते रहते हैं टाइम टाइम पे। यहाँ पे भी एक CPU, सिटी पेट्रोलिंग यूनिट है। सो हम लोग बोलते हैं अरे बड़े बेकार है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बेकार नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह तो काम करते हैं। हम तेज स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ब्रेकर होंगे तो हमने स्पीड कम करनी पड़ेगी, है ना, हेलमेट पहनना पड़ेगा वरना चालान कट जाएगा।
इसका मतलब कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, है ना, मतलब लोग आराम से अपनी जिंदगी जिए, मतलब वरना लोग क्या गाड़ी बनाएंगे, मतलब कोई पूछना ही नहीं है। सो रेजिस्टेंस जरूरी भी है, और ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए तब भी बेकार है। सो रेजिस्टेंस क्लियर हो रहा है ना, कि मतलब एक अपोजिशन है जो किसी भी चीज के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग या कंडक्टर, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो कंडक्टिंग मटेरियल खुद से फ्लो करने वाले करंट का अपोज करे, खुद से फ्लो करने वाले करंट का अपोज करे, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता कितना है, देखो V इक्वल टू आर आई, तो यहां से रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आई। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं कह सकते हो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो करंट का, उस कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, लास्ट हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट बनाई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसी को देखो ना, ये जो लॉ दिया था ये ओम ने दिया था, तो इसी को हम बोलते हैं ओम, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब मोबाइल में आप लोग गाने सुनने के लिए एयरफोन लगाते हैं तो होता क्या है, एक सिंबल आता है कि बताता है वो एयरफोन लग गया है। सो ओम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओमेगा होता है। क्लियर हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आप लोगों को देख के लगा होगा कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है ना। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस को प्रूफ नहीं कराया है, आगे जाके जब मैं इन डेप्थ कंडक्टर के अंदर जाऊंगा तब हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो होता है आर, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तुम लोग बोलोगे V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट न तो रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है और ना ही I पे डिपेंड करता है। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का, न तो पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई करता है, डिपेंड करता है, न करंट पे डिपेंड करता है। क्यों, आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद ये आप लोगों का क्यों जो क्वेश्चन मार्क है मैं बोलूंगा कि लेक्चर नंबर 2 में प्रॉब्लम थी, इसको मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं करता है, खुद ही आगे जाके क्लियर हो जाएगा, इसलिए भी मैं इसमें आना नहीं चाहता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक। सो ये रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या इसका एक और नाम होता है, इसी के आगे एक कांस्टेंट निकल के आता है रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा तो उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा, ठीक है, या फिर आपसे कोई पूछेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा, आगे जाके हम लोग इसको प्रूव भी करने वाले हैं कि किसी भी मटेरियल का, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है, पहली चीज किस पे डिपेंड करता है बच्चों, लेंथ पे डिपेंड करता है,
कोई आपके पास मटेरियल है, सपोज दैट ये आपके पास कोई एक मटेरियल है, किसी चीज का बना हुआ हो सकता है, कॉपर का बना हुआ हो सकता है, नाइक्रोम का बना हुआ हो, ठीक है। इसकी लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई मटेरियल है मेरे पास, सपोज दैट चलो कॉपर का है या नाइक्रोम का है, जिसका भी आप लेते हो, ठीक है। तो इस मटेरियल का कोई आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मैं बोलूंगा इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले इस मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है मतलब कि R, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा आप इस मटेरियल की लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का अमाउंट भी बढ़ेगा। तभी आप लोगों ने देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पोल से आ रही है ना, तो एक पोल यहाँ लगाते, एक सीधे पावर स्टेशन के पास लगाते, ऐसा तो नहीं करता ना, बीच बीच में खंभे बिजली के लगे हुए हैं ताकि ये लेंथ कम कर सके। इससे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, रिड्यूस हो। अगर एक ही लंबा पोल वहां लगा दिया पावर स्टेशन में, आपके घर में लगा दिया, तो कितना ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरी चीज जो रेजिस्टेंस है ये इस पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब कि वायर के जितने हिस्से से करंट पास हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वायर आप लोगों का जितना ज्यादा थिक होगा, जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, इनवर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर हो गया। तीसरी चीज जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है, आप लोगों को अभी बताया था, नेचर वी और आई को कहीं पे नहीं आया ना बच्चों, नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज का बना हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कैसे डिपेंड करता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मेरे पास इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ के दो वायर है। ठीक है, एक कॉपर का है, बराबर लेंथ के और बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया के। हाँ ठीक है, इसकी भी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A है। इक्वल लेंथ के दो वायर है, एक कॉपर का है, एक नाइक्रोम का है। ठीक है, देखो इक्वल लेंथ और इक्वल एरिया के हैं, लेकिन अब मैं जब दोनों का रेजिस्टेंस चेक करता हूं बच्चों, कॉपर का और नाइक्रोम का, तो मैं देखता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ किसका, नाइक्रोम मतलब समझते हो, नाइक्रोम मतलब होता है निकेल प्लस क्रोमियम। तो रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर। कॉपर से 60 गुना ज्यादा होता है नाइक्रोम का रेजिस्टेंस। लेंथ और एरिया इक्वल है, तो अगर नेचर पे डिपेंड नहीं करता तो सेम आना चाहिए था। इसका मतलब पता चल रहा है कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब क्या करें बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहां से आ गया बच्चों R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A ऐसा आ जाएगा। तो बस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, आराम से बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस धीरे धीरे चीजें समझते रहना आप लोग। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर वो आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो R इक्वल टू, जो कांस्टेंट आता है बच्चों वो होता है यहां पर रो। R इक्वल टू रो L अपॉन A। मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरी चीज नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी रो है ये किसको रिप्रेजेंट करती होगी, नेचर को। खैर, मैंने बोला प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो ये कांस्टेंट आया, तो ये जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। एक और नाम होता है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको मैं ब्लू से लिखता हूं। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ये इधर चले जाएगा, तो R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब कभी कभी पूछेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपसे पूछता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो होता है
ये किस चीज पे डिपेंड करता है, या ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। देखो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता था, एरिया पे, और तीसरा नेचर पे। इसका मतलब ये चीज जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती होगी, नेचर को। तो ये भी याद रखना कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसको दिखाती है, ये नेचर के बारे में बताती है कि मटेरियल का नेचर क्या है, वो बताती है कौन, रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया बच्चों। अब रेजिस्टिविटी रो की यूनिट क्या होगी, आपसे कोई ये पूछता है तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है बताओ बच्चों, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बच्चों ओम मीटर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी पूछता है आप लोगों से, बताओ कि रेजिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो ना, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का बदल भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स बना दोगे आप लोग, ठीक है। या फिर जनरली ज्यादातर बच्चे ऐसे दिखाते हैं इसको, ये इस तरीके से बना होगा तो समझ जाना ये क्या है, आप लोगों का फिक्स्ड रजिस्टर है किसी भी सर्किट में ना। ऐसा सिंबल बना होगा तो समझ जाना वो रजिस्टर है, वो करंट को रोकने के लिए लगा होगा, ठीक है। कभी कभी किसी भी कंडक्टर में जो रजिस्टर हम यूज करते हैं वेरिएबल भी होता है, मतलब वो बदल सकता है। तो वेरिएबल रजिस्टर में क्या आता है, एक एरो बना लोगे, या फिर ये रेजिस्टेंस दिखाया आपने, इसमें क्या बना लोगे, एरो। तो इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल रजिस्टर। क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है, और रिएक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, और आगे वेक्टर फॉर्म हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, आगे जाके बात करेंगे। सो आज का टॉपिक इतना था, थैंक यू।